बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। देहरादून से खबर है, उत्तराखंड सरकार ने आम बजट पेश करने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर पत्रकार वार्ता आयोजित की। प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि प्रदेश ने 2022 की तुलना में हर सेक्टर में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत सरकार की एनसीएआर एजेंसी के साथ मिलकर तैयार इस ज्वाइंट एक्सरसाइज में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में ये दर्शाया गया है कि 2025 में राज्य का जीएसडीपी 3,81,880 करोड़ रुपए तक बढ़ गया है, जो कि 2022 के मुकाबले 1.5 गुना अधिक है। तो वहीं प्रति व्यक्ति आय 1,94,000 रुपए से बढ़कर 2,73,921 रुपए हो गई है। पिछले वर्ष ग्रोथ रेट 7.23% रहा। गरीबी दर 2022 में 9.7% थी, जो कि अब घटकर 6.92% हो गई है। ऊर्जा, बिजली, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन हुआ है और साथ ही पर्यटन जैसे सेक्टर में भी विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो देखिए, बजट पेश होने से पहले एक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो पेश की गई और इससे पत्रकार वार्ता के दौरान साझा किया गया। 2022 की तुलना में उल्लेखनीय प्रगति यहां पर देखने को मिली है। एनसीएआर एजेंसी के साथ मिलकर ये पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है और इसके बाद पत्रकार वार्ता में रिपोर्ट साझा की गई कि 2022 की तुलना में अब जो है प्रदेश में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिल रही है। हर साल नियोजन विभाग के द्वारा बजट से पूर्व एक आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण उस पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष में हमारी विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कैसे रही है उसको लेकर के कराया जाता है। और पिछले साल से हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो की इंडिकेटर्स है उसको जैसे भारत सरकार में हमारे पिछले साल से हमने भारत सरकार में जैसे होता है भारत सरकार में जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है बजट से पूर्व, ये करना शुरू किया था। और इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली वित्त विभाग के लिए भी एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है। बजट में किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, क्या हमारे फोकस एरियाज होना चाहिए। तो ये इस एक्सरसाइज को इस साल हमने, चूँकि पिछले साल तक हम हमेशा इसको इन हाउस एक्सरसाइज करते थे, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लोग करते थे। इस साल हमने एनसीएआर जो भारत सरकार की एजेंसी है। खबर की उधम सिंह नगर से खबर, जहां उधम सिंह नगर में आईटीआई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म और अनैतिक देह व्यापार कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में पुलिस टीम ने हरियावाला क्षेत्र में छापेमारी की। छापेमारी कर मई 2025 से लापता एक नाबालिग को सकुशल बरामद किया है। पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि एक नाबालिग को बंधक बनाकर रखा गया है। वहीं सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली आईटीआई के नेतृत्व में टीम ने जाहिद के घर पर छापा मारा, जहां से पीड़िता को बरामद किया। बरामद करते हुए 2 महिलाओं सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जांच में सामने आया कि आरोपियों ने नाबालिग को लंबे समय से बंधक बनाकर रखा हुआ था और उससे जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था। तो वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में गैंगरेप की पुष्टि होने पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार जगह जगह दबिश दे रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आप चंपावत की। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव और हालात को देखते हुए चंपावत जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। जिलाधिकारी मनीष कुमार की ओर से सभी उप जिलाधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि वे उन लोगों का विवरण तत्काल ही एकत्र करें जो वर्तमान में खाड़ी देशों में निवासरत हैं या फिर किसी कारणवश वहां फंसे हुए हैं। आवश्यक सूचना में व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, किस देश में है, कब से वहां है और गांव में परिजनों का संपर्क नंबर जैसी जानकारियां मांगी गई हैं।
उन्होंने कहा ये कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत ही सहायता और समन्वय स्थापित किया जा सके। तो वहीं जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि खाड़ी देशों में उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए ये डेटा संकलित किया जा रहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन तुरंत समन्वय स्थापित कर प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता दे सके। बढ़ेंगे आगे। देहरादून से खबर। 9 मार्च से गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आहूत उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में सरकार 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट प्रस्तुत करने जा रही है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 10% अधिक है। तो वहीं विपक्ष ने सरकार के बजट पर सवाल खड़ा किया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और मौजूदा चक्राता विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है उसको देखें तो सरकार का बजट बढ़ना स्वाभाविक है। अब सरकार आम बजट में 10% का इजाफा कर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, जो कहीं से भी ठीक नहीं है। चलिए बढ़ते आगे। विकासनगर से खबर, जहां चक्राता में छावनी परिषद कार्यालय में कुछ दूरी पर लगी भीषण आग और चारों तरफ से अफरा तफरी मच गई। कालसी चक्राता मोटर मार्ग किनारे खड़ी हुई सूखी झाड़ियां अचानक से तेजी से जलने लगी। तेज हवा के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे कि स्थानीय लोगों में डर और दहशत फैल गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग जंगल तक पहुंचने से पहले ही नियंत्रित कर दी गई, वरना ये जंगल में फैल सकती थी। आग लगने के सही कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच लगातार जारी है। चंपावत जिले के राजकीय इंटर कॉलेज सुई की कक्षा 11 की छात्रा चंद्रा चौबे का चयन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड 2025-26 के लिए राज्य स्तर पर हुआ। इस योजना में उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से 345 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन किया गया, जिनमें सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्र शामिल हैं। वहीं कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच चंद्रा ने अपनी वैज्ञानिक सोच और नवाचार क्षमता के बल पर ये उपलब्धि हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता से विद्यालय, परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है, जबकि परिजनों और विद्यालय प्रबंधन ने इसे कड़ी मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम बताया है। तो चंद्रा चौबे को इंस्पायर अवार्ड 2025-26 से सम्मानित किया जाएगा। उनका चयन हुआ है। राज्य स्तर पर चयनित छात्रा चंद्रा चौबे विकासनगर में अपहरण और फिरौती के मामले का पुलिस ने चंद घंटों में ही खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 मार्च 2026 को भोजावाला निवासी पुष्पा देवी ने शिकायत दर्ज कराई कि कुछ लोग उनके घर में घुसकर बेटे शक्ति पुंडेर को मारपीट कर कार में अगवा करके ले गए हैं और बाद में 1 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने टीम गठित की और टीम गठित कर सीसीटीवी और मुखबिर तंत्र की मदद से उसी रात युवक को सकुशल बरामद कर लिया गया। वहीं घटना में शामिल 5 आरोपियों को भी पकड़ लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी खुद को धार्मिक संगठन से जुड़ा हुआ बताकर लोगों को ब्लैकमेल कर फिरौती वसूलते थे। फिलहाल आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई भी पुलिस कर रही है। देहरादून मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह के लिए वेदर कास्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिन तक तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जाएगी, जबकि अभी भी जो है तापमान में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। देहरादून स्थित मौसम केंद्र के निदेशक चंद्र सिंह तोमर ने बताया कि 8 मार्च को प्रदेश के उत्तरकाशी, 8 और 9 मार्च को प्रदेश के
पर्वतीय जिलों में हल्की से हल्की बारिश की संभावना है। चमोली और पिथौरागढ़ में भी हल्की से हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि 9 मार्च को उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत में हल्की से हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। उन्होंने बताया कि 3400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका है। साथ ही बताया कि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस अभी बना हुआ है, लेकिन ये आने वाले 3 से 4 दिनों तक बढ़ता ही नजर आएगा। जो आने वाले समय में यात्रा है, अभी आयुक्त महोदय ने ऋषिकेश में उसकी बैठक भी लिया था और उसकी तैयारियां चल रही हैं। पिछले वर्ष ग्रीन चारधाम यात्रा का एक संदेश और अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था कि जो प्लास्टिक फ्री चारधाम यात्रा है उसको किया जाए, क्योंकि पर्यावरणीय प्रदूषण कहीं न कहीं हम सबके लिए एक समस्या बना हुआ है। और प्लास्टिक फ्री यात्रा इस बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको हतोत्साहित किया जाए। इसके साथ ही साथ जो सार्वजनिक शौचालय हैं, टॉयलेट्स हैं, तो पीने के पानी की व्यवस्था है। हरिद्वार जिले में दुश्मनी के चलते हुई हत्या के मामले का पुलिस ने तेजी से खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि रंजिश के कारण एक व्यक्ति की ट्रक से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य वारदात के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह के निर्देशन में भगवानपुर थाना पुलिस ने लगातार दबिश दी और महज 24 घंटे के भीतर ही नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दुश्मनी के चलते ट्रक से कुचलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। भगवानपुर पुलिस की ये त्वरित कार्रवाई देखने को मिली है। दिनेशपुर थाना क्षेत्र से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती प्यार में बदली और फिर कथित धोखे से आहत होकर 17 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। दिनेशपुर थाना अंतर्गत कलीनगर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के 17 वर्षीय अनुज राठौर ने अपने ही घर में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि अनुज की कुछ समय पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवती से दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और ये दोस्ती बाद में प्यार में बदल गई। परिजनों के अनुसार हाल ही में युवती द्वारा कथित रूप से रिश्ता तोड़ने और बातचीत बंद कर देने से अनुज काफी मानसिक तनाव में था। इसी तनाव में आकर उसने ये आत्मघाती कदम उठा लिया। जो हुआ कि होली वाला दिन लड़की के घर में गए तो उससे बोला कि मेरा आईफोन दिलवा दे। वो किसी से छिनवा दिया आईफोन, तो वो आईफोन नहीं दिया तो उसकी भैया का फोन जो छीन लाया। फिर वो लड़की ने बोला मैं पुलिस केस करूंगी अगर फोन नहीं दिया तो फिर मैं फोन देने गई हूँ। तब तक उस लड़की ने मेरे लड़का को फोन करके बोला तेरे से मैं प्यार नहीं करता हूँ, ऐसा बोला। तभी मैं घर से चले गई, तभी इसने हादसा जय कर लिया। जैसा हमने अभी तक सुना है ये प्रेम प्रसंग का मामला है और जो लड़की है वो खटीमा की रहने वाली है और इंस्टाग्राम के माध्यम से इनके बीच में दोस्ती हुई है। जैसे अभी इनकी माताजी से हमने सुना कि ये फ़ोन वापस करने के लिए खटीमा गए थे और इसकी माताजी, और उसी बीच मौका पाते ही जब लड़की ने मना कर दी कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, वो उससे क्षुब्ध होकर गले में फांसी लटका दिया। आज उसकी माँ रो रो के बुरा हाल है। 5 चलिए बढ़ेंगे आगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नॉर्थ 24 परगना जिले में आयोजित जनसभा में हिस्सा लिया और इसी दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों की मौजूदगी भी रही। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के लोग लंबे समय से भय, भ्रष्टाचार, अपराध और अव्यवस्था का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब राज्य की जनता बदलाव चाहती है और बीजेपी गांव-गांव तक पहुंचकर लोगों से सीधा संवाद कर रही है। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने विश्वास जताया कि आने वाले चुनाव में जनता परिवर्तन का समर्थन करेगी और राज्य में विकास और सुशासन की नई दिशा तय होगी। जबकि मुझे पता है हम सब लोग कुछ विलंब से यहाँ पहुंचे हैं। आज यात्रा का पहला दिन है, लेकिन उसके बावजूद आपकी ये उपस्थिति इतनी बड़ी संख्या में
हमारे नौजवान उपस्थित है, हमारी मातृशक्ति उपस्थित है। इस बात का ये प्रमाण है कि बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होने वाला है। यहाँ पर कमल फूल की सरकार आप सब लोग बनाने वाले हो। ये कोई साधारण जनसैलाब नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ जनसैलाब एकत्र हुआ है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जनसैलाब आया है, ये तुष्टीकरण, ये भाई भतीजावाद और कानून व्यवस्था के विरुद्ध उठी जनता की जागृत चेतना है। ये भीड़ नहीं है, ये परिवर्तन का प्रचंड संकल्प है। ये उमड़ा हुआ सागर तृणमूल कांग्रेस के अत्याचारी भ्रष्ट शासन के विरुद्ध जनता के बरसों से दबे हुए आक्रोश, पीड़ा और असंतोष का विस्फोट है। आज हिंगलगंज की धरती से उठ रही ये आवाज स्पष्ट संदेश दे रही है कि अब अन्याय नहीं चलेगा, अब तुष्टीकरण नहीं चलेगा और अब पश्चिम बदलाव बदलेगा, पूरा राज्य बदलेगा और तेज गति से विकास की गति में आगे बढ़ता जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी ये यात्रा उस बंगाल के निर्माण का संकल्प है जिसकी परिकल्पना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सोनार बंगला के रूप में की थी। और ऐसा बंगाल जहां मन भयमुक्त हो, मस्तक गर्व से ऊंचा हो। लेकिन मैं आज हिंगलगंज की इस क्रांतिकारी धरती से जो मेरे मन में कुछ सवाल आते हैं, कुछ प्रश्न आते हैं, कुछ सीधे सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं। अपनी अंतरात्मा पर हाथ रखकर बताइए, क्या आज का बंगाल वैसा ही है जैसा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे? क्या है क्या वैसा? जोर से बोलिए, आप लोग बिल्कुल हाथ उठा के बोलिए। नहीं है। क्या आज के युवाओं के हाथ में रोजगार है? जोर से बोलिए, है ना? क्या आज हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा को सम्मान मिल पा रहा है जिसके वो उत्तराधिकारी हैं? तो अब हमें मिलकर गुरुदेव के उस स्वप्न को फिर से जीवित करना होगा। हमें ऐसे बंगाल का निर्माण करना होगा जो पूरे भारत के लिए संस्कृति, शिक्षा और समृद्धि का प्रकाश स्तंभ बने। भाइयों बहनों, पश्चिम बंगाल कभी देश का अग्रणी और समृद्ध प्रदेश था। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे संस्कृति का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे राष्ट्रीय चेतना हो, महिला सुरक्षा हो या सुशासन हो, हर क्षेत्र में बंगाल देश का मार्गदर्शन करता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस गौरवशाली भूमि को आर्थिक रूप से, सामाजिक, प्रशासनिक ही नहीं बल्कि असुरक्षा के गंभीर संकट में धकेल दिया है। आज राज्य के अंदर 8 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा है और ऐसी स्थिति है, नवजात शिशु भी, जो पैदा होने वाला बच्चा है, वो भी लाखों के कर्ज तले जन्म ले रहा है। जिस बंगाल को नारी शक्ति मानकर पूजा जाता है, आज वहां हमारी माताएं बहनें, हमारी मातृशक्ति सुरक्षित नहीं है। कामधुनी से लेकर संदेश खाली तक की घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। और यहाँ पर अभी हमारे